Hi, I'm Dr. Anushka. Welcome to my channel. Today I have with me Dr. Sanket, my friend who scored very good marks and a good rank in NEET PG 2025. So, welcome, Dr. Sanket. Thank you, Dr. Anushka. So, hello guys, this is me, Dr. Sanket, once again back on Anushka's channel. As I promised to her, like during FMG, कि FMG के बाद भी नीट पीजी में भी मैं आपके चैनल पे इंटरव्यू दूंगा. So, once again, I am here to share some insights, my journey through नीट पीजी, क्या रैंक आया, कैसे प्रिपेयर किया एंड ऑल, और कुछ लाइफ लेसन्स एस्पिरेंट्स के लिए और कुछ FMG जो भी देने वाले उनके लिए. So, here we are. Hope so you will like it. तुम्हारे कितने रैंक आया था NEET PG 2025 में? सो रैंक मेरा इस बार नीट पीजी 2025 में था 3856 और स्कोर था 593. Congratulations. थैंक यू. कैसा लग रहा है तुमको? बट मिक्स्ड सी फीलिंग है. ऐसा था कि पेपर देने के बाद उतनी उम्मीद नहीं थी, बट रैंक ठीक ठाक भी आ गया. बहुत काफी मिक्स्ड सा फीलिंग है. वैसा हम्म। है कि बहुत ज्यादा सेलिब्रेट भी नहीं करने का मन कर रहा और सैड भी नहीं रह सकते कि खराब रैंक है. तो काफी बीच में है फिलहाल. हाँ, वो मिक्स्ड फीलिंग्स रहती ही है. तो क्वेश्चन से हाँ, स्टार्ट करते हैं. व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तो जैसे हमारा इंटर्नशिप खत्म हुआ उसके बाद से सोचा था कि स्टार्ट करेंगे. हम्म. करते करते फिर अल्टीमेटली जो फाइनली अच्छे से स्टार्ट किया वो था एग्जाम के 2 महीने पहले. एग्जाम के दो मेरा महीने पहले. एग्जैक्टली कि एकदम अच्छा, हाँ एग्जैक्टली मतलब कि भाई अब एग्जाम के लिए पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना है. उसमें भी देयर वर ब्रेक्स कि कुछ काम आ गया ऐसा. सो फाइनली कि सब कुछ छोड़ के दिन में जो मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ते वो मैंने स्टार्ट किया था जुलाई 13 से. क्योंकि हम्म. उस दिन मैंने लाइब्रेरी पहली बार ज्वाइन किया था नीट पीजी के लिए. फिर उस दिन से अगस्त 3 तक दिन में मेरे मतलब 14 घंटे जाते थे कि बस पढ़ना ही और कुछ नहीं. उसके पहले इट और वाज लाइक दिन में 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लिए, इनफ है ऐसा. हाँ, तो तुम लाइक हमेशा से ही पढ़ते हो, यूक्रेन से ही पढ़ते आए थे, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ. तुमने एग्जैक्टली 2 महीने पहले ही स्टार्ट किया. मतलब तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे यूक्रेन से ही. तुम्हारे एफएमजी में भी इतने अच्छे मार्क्स आए थे. सो जिन्होंने एफएमजी वाली वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक मैं नीचे वीडियो के नीचे डाल दूंगी, तुम डिस्क्रिप्शन में आके देख लेना. मैंने डॉक्टर संकेत के साथ वीडियो बनाई थी अबाउट हिज एफएमजी मार्क्स. सो एफएमजी में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे तुम्हारे. एंड ऑब्वियसली यूक्रेन में भी मुझे पता है तुम्हारा हमेशा से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह तुम सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे. सो वो बेसिक जो है वो तो हमेशा से थे. और जो एक्चुअल प्रिपरेशन थी, सिर्फ हम्म. एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन, वो लास्ट 2 मंथ्स में ना. वो लास्ट 2 मंथ्स में थी. उससे पहले बस लाइफ इंटर्नशिप, फिर उसके बाद वही सब नॉर्मल चीजें. इंटर्नशिप, हाँ. उसके पहले बस ऐसे ही कि कोई से काम में लग गए तो वो है फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, कहीं पे थोड़ा जॉब कर लिया तो उसमें बिजी हो गए. हम्म. वही चल रहा था. वर यू वर्किंग वाइल आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? हाँ, वही मैंने बोला ना कि इंटर्नशिप के जस्ट बाद हमने सोचा था कि स्टार्ट कर देंगे. फिर उसके बाद हमें एक हम्म. टीचिंग का जॉब मिला उज्बेकिस्तान में, तो वहां पे गए ये सोच के कि पढ़ाते पढ़ाते पढ़ लेंगे. हम्म. ट्राई भी किया वहां पे भी, बट वैसा था कि 8 to 4 हमें क्लासेस लेनी पड़ती थी. उसके बीच में विद इंटरप्शंस पढ़ाई नहीं होती अल्टीमेटली, क्योंकि ऑब्वियसली एक हाँ. फोकस और वो चाहिए रहता है, फ्लो. तो फ्लो नहीं बैठ पाता था क्योंकि 8 to 4 हम जॉब करके आते थे, 8 to 2 उसके बाद आओ, खुद से रहना था तो खुद से खाना बनाओ, रूम साफ करो, कुछ काम करो, ग्रोसरीज लेने जाओ. उसमें अल्टीमेटली दिन निकल ही जाता था. हाँ, पता नहीं सो चलता है जॉब कब तो खत्म चालू थी. कैसे है. हम्म. सो जॉब चालू थी मेरी, तो मैंने मई तक तो जॉब किया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. और किसी एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर मतलब किए थे या कोई दिया था तुमने साथ में इसके अलावा? इनीसेट ही मैंने प्रिपेयर किया था और इनीसेट ही दिया था. इनीसेट के 2 अटेम्प्ट्स दिए थे, उसके अलावा और कोई एग्जाम नहीं दिया था. उनमें भी कुछ रैंक तो कुछ था ही नहीं अच्छा ऐसा था. हाँ, मतलब ठीक ठाक आ गया था तुम्हारा, बट हाँ ठीक है चलो. वो भी मतलब हाँ, ऐसा नहीं था कि तुमको सीट मिल जाती, बट ठीक था. हाँ, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस तुम्हारा? वो एग्जाम्स लाइक तुम्हें हेल्प किए कुछ लाइक सीखने में? वो एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए. वो एग्जाम मेरे हिसाब से नीट पीजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि एक काइंड ऑफ, जैसे मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप में और हमारे फ्रेंड सर्कल में सभी को अच्छा एफएमजी गया था, तो एक थोड़ा सा सूडो कॉन्फिडेंस जैसा हो गया था
कि हाँ एफएमजी भी अच्छा गया है तो एग्जाम भी हम कर ही लेंगे थोड़ा पढ़ के। तो वो हाँ एग्जाम वर लाइक अ रियलिटी चेक कि हाँ अभी सही तुम में। कहीं नहीं गए हो, तुम बैक टू ग्राउंड हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर से तुम जीरो पे हो, हर एक चीज के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो वो एग्जाम देने के बाद एक ऐसा होता है कि आई ओपनर था कि भाई पढ़ना स्टार्ट कर दे, नीट पीजी ज्यादा दूर नहीं है। तो फिर आई ओपनर था वो, ऐसा था। हाँ नहीं सही में, लाइक एफएमजी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, तो हम उसको सिर्फ ऐसे पढ़ते हैं कि हम पास हाँ। कर लें और जितने अच्छे मार्क्स आएंगे पास। उतना बेटर है। बट एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी हम्म। है और जो कंपटीशन है इंडिया में, वो हमको आईएनआई और नीट देख के ही पता चलता है कि हाँ, हमें लगता है कि हाँ हमें आता है, बट लोग बहुत पढ़ते हैं, लिटरली बट बहुत पढ़ते हैं काफी पढ़ते हैं। यस। कंपटीशन के हिसाब से। लाइक अगर हमारे मार्क्स देखे लास्ट ईयर के हिसाब से भी, तो वो फिर भी ज्यादा आए होंगे, बट उस मार्क्स के हिसाब से हमारी रैंक फिर भी कम आई होगी, है ना, ऐसा हुआ होगा। हाँ कम आई है। और क्योंकि मैं भी सेम जब, ट्रेंड चला आ रहा है हाँ अभी तो। हाँ, कि मैंने जब मतलब फर्स्ट वाला आईना ही दिया था, नवंबर वाला, और फिर उसके बाद जो मई वाला आईना ही दिया था, दोनों में मतलब मेरे मार्क्स में डिफरेंस था, फिर भी मेरी रैंक ऑलमोस्ट सेम आई थी, हम्म, जबकि मेरे मार्क्स ज्यादा आए थे, मतलब कंपटीशन के हिसाब से फिर भी मेरा लेवल कम था ऐसा। मतलब हाँ वही हो रहा है। हाँ तो इसलिए एग्जाम्स देने चाहिए आसपास वाले जो भी हैं, क्योंकि एटलीस्ट तुमको पता रहता है कि तुम कितने पानी में हो कंपटीशन के हिसाब से। हाँ और जैसे कि हमारे सब टीचर्स और ट्यूटर्स बोलते हैं कि एग्जाम दो, एग्जाम देने हम्म। से आदत हो जाती है एग्जाम देने हम्म। की। सही और बोल रहे एग्जाम हैं। देते रहते हैं तो फिर एक वो जो एग्जाम सीट पे बैठ के जो एंजाइटी रहती है वो काफी कम होने लगती है ग्रेजुअली। जैसे एक फर्स्ट एग्जाम में ज्यादा रहेगा, सेकंड में उससे कम, थर्ड में उससे कम, फोर्थ में तो एकदम चिल हो जाओगे। हम्म। नहीं सही मैम। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योर मेन सोर्स फॉर वीडियोस, नोट्स एंड रिविजंस। मेन सोर्स प्रेपलेटर था, मतलब हम्म। वही जो मैंने पहले से अपने थर्ड ईयर से स्टार्ट किया है। सेम नोट्स, सेम वीडियोस, सेम टीचर्स, मैंने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में प्रिफर किया। नीट पीजी के लिए इतना टाइम नहीं था तो फिर नोट्स ही मैंने यूज किया, वीडियोस आई गेस किसी के भी नहीं देखे मैंने, सभी के हम्म। नोट्स ही पढ़े हाँ तुम्हारे प्रेपलेटर पहले से। के, पहले का सब कुछ क्लियर था, तुमने हम्म। ऑलरेडी देख रखा है, तो तुमने वो एफएमजी वाला कंटिन्यू किया सब हाँ। चीजें। हाँ वही से। बहुत अच्छी बात है। मैं एक्चुअली नहीं कंटिन्यू कर पाई थी, तो वही थोड़ा इधर उधर फोमो हो जाता है। हाँ फोम हो जाता, बात सही है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिकिंग टू वन सोर्स, जैसे तुम बोल रहे हो तुमने एफएमजी के जस्ट बाद वही चीजें यूज की हैं, तो तुम अपने एक्सपीरियंस से क्या बोलोगे, क्या वो तुम्हारे लिए अच्छा था प्लान, या तुम्हें चेंज करना चाहिए था। प्लान मेरे हिसाब से वही अच्छा रहता है, क्योंकि अब आजकल के टाइम पे इतना ज्यादा वास्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो वो है कि ह्यूमन नेचर ही है मेरे हिसाब से कि वो फोमो हो ही जाता है कि सेरिबेलम में टीचर अच्छी है, मैरो में अच्छी नहीं है, तो मैं सेरिबेलम से कर लेता हूँ, एक बार मैरो किया है तो क्या। बट उस फोमो में सब लोग ये भूल जाते हैं कि जो हमने पुराना पढ़ा है हमें वो सब कुछ वापस से जीरो से स्टार्ट करना होगा। अब फॉर हम्म। एग्जाम्पल कोई नोट्स हमने, कोई भी एक सब्जेक्ट के नोट्स हमने एक सोर्स से पढ़े हैं और 3 बार हमने वो पढ़ा है, तो नेक्स्ट टाइम फोर्थ रीडिंग में हमें एग्जैक्ट पता होगा कि हाँ ये टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट इस पेज के इस वाले सेक्शन में है। हम्म। तो फोर्थ रीडिंग हमारा बहुत क्विक हो जाएगा। बट सेम अगर फोर्थ रीडिंग में हम कोई नया सोर्स लेंगे तो हमें पहले टॉपिक ढूंढना पड़ेगा कि अरे टॉपिक इस पेज में है, कहाँ पे है, फिर इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट कहाँ पे है। तो हर एक चीज में टाइम बढ़ता जाता है। तो फोर्थ रिवीजन भी हमारा जैसे फर्स्ट रीडिंग होता है उतना लंबा टाइम लेता है। और अल्टीमेटली इन सब के बीच में हमारा टाइम मैनेजमेंट और कम से कम टाइम में कितना अच्छे से हम प्रिपेयर करें वही इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ तो नहीं सही। एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है सोर्स चेंज करने से, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे। हाँ तो ऑब्वियसली। इसके लिए सेम सोर्स से प्रिपेयर करना चाहिए। और जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं आती है, तो तुम उनको उसी नोट्स में ही ऐड करते थे, या कोई अलग तुमने कुछ वैसे बना रखा था। कुछ इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मेरे पास इतना ज्यादा एक्सेस भी नहीं था, और हम्म। ये एक ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज वैसा टाइप था कि बहुत ज्यादा एक्सेस था नहीं, तो बाहर का मैं बहुत सारा शोर शराबे से बाहर था कि हाँ मुझे पता है कि इस नोट्स में जितना दिया है वही उतने ही नोट्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ मुझे नहीं पढ़ना है। तो एक्स्ट्रा चीजें मैंने नहीं ऐड की किसी में भी, जो था मेरा मैंने उतना ही पढ़ा। क्योंकि कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टी अपने हिसाब से कंप्लीट नोट्स ही बनाएगा, क्योंकि वो अगर इनकम्प्लीट रहेगा तो उनका नाम, उनका सोर्स खराब होगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपना नाम खराब करे, तो इस हिसाब से मैं हम्म। ऐसा सोचता था, तो मैं एक ही सोर्स प्रिपेयर करता था। तुमने फुल वाले नोट्स यूज किए थे ना, ये रैपिड रिवीजन। हाँ हाँ मैंने फुल प्रिपेयर किया था। चलो सही है, अरे हमें लाइट। ठीक है।
फिर उसके बाद तुम्हारी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी? रिवीजन स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल मैंने रखने का कोशिश किया था कि जैसे 19 सब्जेक्ट्स है, मैंने सबको नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे अकॉर्डिंग, मतलब कि मुझे हम्म। मेडिसिन फर्स्ट रखना है, जो भी कस्टमाइज करके मैंने मेरे अकॉर्डिंग रख दिया। उसके बाद लाइक अ लूप कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 तक पहुंचा, बैक टू 1, वाह। वापस से 19, ऐसा हम्म। मैंने लूप में ही रखा था ताकि वो सिंपल रहे और उसको मैं फॉलो कर पाऊँ। क्योंकि अगर मैं, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत ज्यादा कुछ चीजें ट्राई करता हूँ, तो अगर 1 2 3 4 तक पहुंचूंगा फिर से यार मजा नहीं आ रहा है, फिर से 1 2 3 4 तो हम्म। मैं अटक जाता हूँ। इसके लिए ओके मैं ओके, ट्राई करता हाँ। हूँ कि सिंपल रख के बस लूप में रिपीट करता रहूँ। नहीं, अच्छी स्ट्रेटेजी है, नाइस। क्योंकि बहुत बार होता है तुम कंफ्यूज जाते हो, कभी ये पढ़ूं कभी ये पढ़ूं, फिर तुम्हें लगता है यार ऐसे पढ़ूं या वैसे पढ़ूं। तो उससे अच्छा है कि तुम अपने आप को मतलब एटलीस्ट एक ये हाँ मेंटल वो एक स्टेप कम कर दो, ताकि तुमको पता है बस ऐसे ही जाना है। हाँ ये सही है। हाँ। अच्छा। उसमें ऐसा भी होता है ना कि एक स्टार्ट करने की एनर्जी फिर बार बार लगती है। हाँ अगर नया नया तुम स्ट्रेटेजी बनाओगे तो स्टार्ट करने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाती है बहुत बार वो। तो हाँ। इसके लिए सिंपल हो तो अच्छा है। नहीं, सही बोल रहे हैं। तुम्हारा नेक्स्ट अप्रोच टू क्यू बैंक? क्यू बैंक्स मैंने सभी का मतलब सुन के, सीनियर्स का सुन के, कलीग्स का सुन के, मैरो मैंने यूज, मतलब मैरो लिया था कि मैरो के क्यू बैंक्स करूंगा। हम्म बट मेरे हिसाब से उसमें से मैंने गिन के 10 12 मॉड्यूल्स किए होंगे। हम्म क्योंकि नहीं, मुझे क्यू बैंक्स उसमें से करने में मजा नहीं आता था। एक वो भी रीजन था कि मेरा नोट्स का सोर्स, वीडियो का सोर्स अलग था, प्रेपलेडर था। और हम्म क्यू बैंक मैंने मैरो का लिया था तो उसका क्यू बैंक मुझे थोड़ा टफ लगता था, तो इसके लिए मैं नहीं सॉल्व करता था। क्यू बैंक मैंने नहीं किए थे एग्जाम के पहले। अच्छा, क्यू बैंक इंस्टेड नहीं ऑफ किया क्यू तुमने? बैंक्स, हाँ, इंस्टेड ऑफ क्यू बैंक्स जैसे मैं जीटी बहुत फ्रीक्वेंटली देता था। कि जैसे सब हम्म बोलते कि दिन में 50 क्वेश्चन करो, हम्म तो 50 क्वेश्चन 6 दिन करोगे तो 300 क्वेश्चन होता है, तो एवरी वीक मैं हम्म एक जीटी दे देता था कि 300 हम्म क्वेश्चन मेरे ऐसे हो जाते। नहीं, सही है। जीटी और मेरा देने का भी मन करता था कि वो हर बार न्यू क्वेश्चंस आते थे नए पैटर्न में, थोड़ा एग्जाम टाइप फीलिंग आता था, तो उसमें हम्म बोरिंग भी नहीं लगता था मुझे। हाँ, टाइमर के साथ तुम वो एग्जाम के हिसाब से वैसे ब्लॉक्स वगैरह में कर सकते हो, तो वो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है। हाँ। नहीं, सही, अच्छी बात है। फिर तुम्हारा जीटीज का स्कोर अगर तुम शेयर करना चाहो, कैसा था तुम्हारा जीटीज का स्कोर स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग से लाइक ड्यूरिंग इंटर्नशिप, जैसे हमारे और भी आईएमजी फ्रेंड जो भी पढ़ते थे तो उनके साथ हम भी कभी कभार बैठ के पढ़ते थे, तो उसमें जीटी में भी देता था। तो उस टाइम पे मतलब मेरा बेस स्कोर था अराउंड 300 325 हम्म 350 आजू बाजू जो भी था। फिर उसके बाद प्रिपरेशन चालू किया, स्टिल वहीं पे स्टक था वो, आई गेस मार्च अप्रैल तक 370 380 390 तक ही था। हम्म एक तो मैरो का जीटी भी बहुत मेरे को टफ लगता था, मेरे को तो बहुत ही हाँ, ज्यादा नहीं टफ है, लगता था नहीं कि नहीं क्या है, क्वेश्चन लगता है। था। सही में लगते थे। हाँ, तो इसलिए उसमें मेरा 400 आजू बाजू स्कोर रहता था। देन फिर मैंने जीटी का सोर्स ही चेंज कर दिया। मुझे बहुत वो लगता था कि यार ये इसमें इतना पढ़ो कुछ आता नहीं है, तो मैंने सेरिबेलम पे गया था, तो उस पे 430 440 450 तक स्कोर लास्ट के 2 जीटीज में गया था। तो मैक्सिमम आई गेस 440 था मेरा स्कोर जीटी में। हम्म ओके। फिर तुम्हारा अब जैसे होता है ना कि ऐसे मार्क्स देख के और हम इतना पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करते हैं, और कंपेयर टू कंपटीशन भी तब हमको ऐसा लगता है कि क्या यार, मतलब दूसरे लोग तो इतना स्कोर करे, लिटरली बहुत स्कोर करते थे लोग मैरो हाँ, की जीटीज में भी और सेरेबेलम में भी। लाइक मैं ये बात। बीटीआर वाले भी देती थी, तब भी बच्चों के इतने मार्क्स आते थे ना, तो मुझे लगता था यार मैं कहाँ से पढूं, मतलब समझ नहीं आता कि कहाँ से पढूं और कैसे पढूं। तो तुम्हारी वो जीटीज को लेके कैसे रिव्यूइंग स्ट्रेटेजी रहती थी उस टाइम पे? हाँ। तो उसमें मुझे भी सेम वैसे फीलिंग आता था कि मैरो के जीटी में मैं दिखता था 700 720 690 स्कोर्स है सबके। ऐसा मतलब इतने स्कोर कहाँ से आ रहे, कहाँ के बच्चे हैं? तो मैं ट्राई करता था कि जैसे मेरे इंटर्नशिप के टाइम के जो आईएमजी कलीग्स हैं, मैं उनको पूछता था यार तुम लोग दे रहे हो क्या जीटी, तुम्हारे कितने स्कोर आ रहे हैं? तो उनका भी सेम आंसर था कि 430 440। मैं पूछता हम्म तुम्हारे दोस्तों को पूछना। फिर मैं कॉलेज यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन किया, वहां पे भी मैंने पूछा तुम्हारे क्या स्कोर है, तो सबका, जितने से भी मैं पूछता सबका यही था कि भाई 420 430 के रेंज में ही है। तो मैं पूछता था ये लोग कहाँ के लोग हैं जिनका 680 690 आता, और कहाँ से कैसे पढ़ रहे हैं ये लोग? वो देख हम्म के उस टाइम पे थोड़ा फोमो होता था। बट फिर इसीलिए मैंने सोर्स ही चेंज कर दिया कि इससे अब इसलिए मैरो नहीं करना, अब सेरिबेलम पे करते, क्या पता इसमें कुछ आ जाए। तो उसमें हम्म थोड़ा डिसेंट मुझे लगा स्कोर मेरा। फिर तुम उसको रिव्यू कैसे करते थे, लाइक जीटीज को?
अपनी मिस्टेक्स वगैरह को कैसे देखते थे, कहीं पे लिखते थे या वो टॉपिक पढ़ लेते थे, कैसे? नहीं, मैं मतलब टॉपिक्स खाली ध्यान में रखता था। जैसे आज मैंने जीटी दिया, उसके हम्म। बाद मैं अपना नोट्स पढ़ना स्टार्ट करता था। नेक्स्ट डे जब मुझे ब्रेक लेना हो या पढ़ने का मन ना कर रहा हो, तो मैं इनकरेक्ट क्वेश्चंस सारे ओपन करके वो एक बार रिव्यू करता था। तो उसमें हम्म। जो भी मतलब टॉपिक्स रहते थे वो क्लिक हो जाते थे कि हाँ ये टॉपिक्स ऐसे ऐसे मुझे ध्यान में रखना है। बस मैं उतना ही ध्यान में रखता था, बाकी कोई लिख के ऐसा कुछ नहीं करता। अच्छा, ओके। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर प्रिपरेशन? प्रिपरेशन के लिए, जैसा मैंने पहले भी बोला है, सबसे पहला कि बेस क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और थर्ड, प्रिपरेशन के लिए नहीं, वो एग्जाम डे पे, कि हम्म। एग्जाम डे पे जितना हो सके उतना चिल आउट करके आओ, एकदम चिल है ना। उस दिन स्ट्रेस नहीं लेना है। तुम पूरा दिन, पूरे एक साल पहले स्ट्रेस लो, एग्जाम डे पे स्ट्रेस जरा भी नहीं होना चाहिए। मेरा ये तीन मोटो है: कंसिस्टेंसी, बेसिस क्लियर, और एग्जाम के दिन एकदम चिल आउट रहना चाहिए। सही है। तुम्हारा माइंडसेट, फीलिंग्स लाइक ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ऑन एग्जाम डे और पोस्ट एग्जाम, और फिर रिजल्ट के दिन, चार। ड्यूरिंग प्रिपरेशन, पहली बार मतलब मेरे को एग्जाम में ऐसा प्रेशर वाला, प्रिपरेशन में प्रेशर वाला फीलिंग आया था ड्यूरिंग एफएमजी। जब मैंने प्रिपेयर किया तब भी मुझे प्रेशर नहीं था। आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ हो जाएगा। इनी सेट में भी कि ट्राई करेंगे, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि हाँ नीट पीजी है मेरे पास। बट हम्म। नीट पीजी वाज लाइक मेरा आखिरी मौका है, इसमें मुझे करना ही है। तो इसमें हाँ, काफी प्रेशर था कि यार नहीं हुआ तो, अगर अगले लोग साल इतना पढ़ रहे हैं, वापस। सबके जीटी में इतना, हाँ वापस से एक साल का गैप आएगा, जीटी में सबके इतने स्कोर आ रहे हैं, मेरा प्रिपरेशन भी बराबर नहीं हो रहा है। लोग 6 महीने, एक साल से पढ़ते हैं, 2-2 साल कंटिन्यू पढ़ते हैं, मेरा उतना अच्छा प्रिपरेशन भी नहीं जा रहा है, कैसे होगा। और मेन इसमें कॉम्पिटेटिव रहता है कि तुम कितना ही अच्छा हम्म। पढ़ लो, अगर सामने वाला तुमसे भी अच्छा पढ़ रहा है तो तुम्हारा वही रैंक कुछ नहीं वही। आएगा। तो वो उसका प्रेशर था। ये था प्रिपरेशन के टाइम पे। एग्जाम डे, जैसा मैंने बोला, मैं एकदम चिल आउट रहता हूँ एग्जाम डे पे। मैं एकदम चिल था। मैं एग्जाम डे पे, जो हमारा क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर थी वहां पे, मेल हम्म। फीमेल सब, मैं सबसे बात कर रहा था। मेरा एक सेट खत्म होने के बाद मेरे पास हर सेट के बाद 15 मिनट का टाइम रहता था, 15-20 मिनट्स रहता ही था। तो मैं हर सेट के बाद वॉशरूम जाता था, चलते चलते कोई मिले वहां पे उससे बात करता था, इन्विजिलेटर से बात करता था, आके फिर बैठता था। तो सब रिलैक्स एग्जाम डे रहते पे तो मैं थे। एकदम ही चिल था। हम्म। हाँ एकदम एकदम ज्यादा रिलैक्स। फिर उसके बाद एग्जाम देने के बाद, हाँ कॉन्फिडेंट था कि अच्छा स्कोर आ जाना चाहिए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 160 जितने करेक्ट होंगे मेरे, हम्म। कि उतने तो हो ही जाएंगे। बट उसमें ये प्रेशर था कि सभी का उस दिन यही रिव्यू था कि हाँ भाई मेरा भी अच्छा ही गया, 160, 160, 165 तो हाँ, हो ही सबको जाएंगे। तब फिर सही मुझे लग रहा था प्रेशर पेपर। आया कि यार हाँ। रैंक ना नीचे चले जाए ऐसा। हम्म। फिर वो प्रेशर था एग्जाम डे पे, तो मैं बिलीव ही नहीं कर रहा था कि इतना रैंक आ गया मेरा, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने फोन किया तो उसका उतना डिसेंट रैंक नहीं था। तो मुझे लगा यार वो क्योंकि मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसका मुझसे भी अच्छा आ जाएगा, उसके ज्यादा करेक्ट जाएंगे। तो उसने अपना बताया, तो मैं प्रेशर में था कि यार इसका इतना है तो मेरा तो उससे अच्छा नहीं गया था, हम्म। तो मेरा भी खराब ना आए। बट मेरा ठीक था रैंक। तो उस दिन काफी खुशी हुई थी मुझे। फिर उसके बाद मतलब तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने अपना बेस्ट अप्रोच लाइक दिया है एग्जाम को, और क्या तुम सेटिस्फाइड हो अपनी रैंक से लेके? बेस्ट तो नहीं दिया, वो तो मुझे पता है। रैंक से सेटिस्फाइड, लाइक रैंक का अल्टीमेट गोल है कि ड्रीम ब्रांच मिल जाए। हम्म। आई गेस मुझे मिल जाएगा, तो फिर रैंक इतना मैटर नहीं करता, मुझे मेरा ब्रांच मिल जाए ऐसा। और होप सो हाँ, काउंसलिंग में मिल भी जाए मुझे। वो तुम जनरल कैटेगरी के भी हो तो वो भी थोड़ा रहता है ना कि हाँ, कैटेगरी के सबसे ज्यादा अच्छी रैंक ही चाहिए। हाँ बाकी वही अल्टीमेटली वही होता है कि हाँ, जैसे मेरी जो रैंक है, मुझे मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा है उस रैंक पे, तो बस और क्या ही मैटर करता है फिर। हाँ, और क्या है मैटर करता है। हाँ, वही वाली बात है, रैंक तो वैसा हो जाता है। डू यू हैव एनी प्रेफरेंस इन ब्रांच, और तुम्हारी टॉप थ्री ब्रांचेस? मेरे लिए पहले काफी क्लियर था कि हाँ मुझे मेडिसिन करना है, बट ड्यूरिंग इंटर्नशिप मुझे सभी अच्छा लगता था। ओबीजीवाई भी मेरा फेवरेट था, सर्जरी भी मेरा फेवरेट था, मेडिसिन भी मेरा फेवरेट था। हम्म। तो इंटर्नशिप के टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। बट फिर बैक टू कि हाँ नहीं, मेडिसिन ही करना है जो पहले से सोचा, तो अभी फिलहाल मेडिसिन ही है। ओके, उसके बाद अगर तुमको कुछ मतलब ऑप्शंस चाहिए हो तो?
कार्डियो। ओके, सुपर लाइक अगर स्पेशलिटी में सर्जरी भी जाओगे। करता तो, हाँ हाँ हाँ। ओके। हाँ, अगर सर्जरी भी करता तो भी अल्टीमेटली सीटीवीएस था। अगर गोइंग थ्रू मेडिसिन तो भी एमडी डीएम मेडिसिन डीएम कार्डियो ही करना ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग, लाइक कोई इंटर्नशिप कर रहा है उसके साथ नीट पीजी के लिए या आई9 के लिए। है। एक अप्रोच वो फॉलो कर सकते, लाइक जो साइकिल चल रही है तुम्हारी, मेडिसिन चल रहा है 21 डेज का, हम्म या जो भी तुम्हारे यहाँ पे 1 महीने का है, 1.5 महीने का, मेडिसिन उस साइकिल में मेडिसिन कंप्लीट कर लो। एटलीस्ट हम्म तुम्हारा एग्जाम के पहले इंटर्नशिप के टाइम पे हर एक सब्जेक्ट का एक अच्छा रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम रहता है। कोई भी सब्जेक्ट के लिए मिनिमम 1 वीक की पोस्टिंग होती है, चाहे कितना छोटा सब्जेक्ट हो हम्म। तो 1 वीक में तो काफी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं वो सब्जेक्ट को। तो ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है, मतलब ज्यादा हेक्टिक भी नहीं रहेगा, और कोई ऐसा अलग से शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। वो तुम अपना साइकिल के साथ साथ कंप्लीट कर सकते हो 19 सब्जेक्ट्स। हाँ, आराम से अगर वीडियोस भी देखोगे रोज थोड़ा थोड़ा तब भी हो जाएगा, नोट्स पढ़ोगे, हम्म। क्वेश्चंस करोगे तो सब खत्म कर सकते हैं, हम्म। सही है। um, तुम्हारे हिसाब से और एक रियलिस्टिक थ्रिल भी रहेगा। स्ट्रैटेजी। हाँ, सॉरी। और एक जैसे पढ़ेंगे उस टाइम पे तो एक वो थ्रिल भी रहता है। फॉर एग्जांपल प्लासेंटा प्रीविया हमने टॉपिक पढ़ा, ओबीजीवाई में हम्म। हमारी पोस्टिंग है, अगर कोई पेशेंट आया प्लासेंटा प्रीविया का, तो तुम्हारे रेसिडेंट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं, तुम्हारे लाइक ट्यूटर्स क्या डिस्कस कर रहे हैं वहां पे, तुम्हें समझ आएगा, उसमें हाँ तुम भी फिर पार्ट ले पाओगे। वरना बहुत बार ऐसा होता है कि ये पीपी करके क्या ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील्ड होता है वहां पे, तो वो नहीं होगा हाँ, कुछ ऐसा। शॉर्ट फॉर्म्स हो जाती है तब ऐसा लगता है कि क्या है, वैसा लगता है थोड़ा कभी कभी। हाँ, क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट है कि रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी तुम्हारे हिसाब से फॉर नीट पीजी 2026। अभी 2026 के लिए लगभग 8 9 10 महीने है लगभग। तो आराम एकदम से। आराम से, हाँ आराम से, कोई चाहे तो 3 से 4 रीडिंग आराम से कंप्लीट कर सकता है। एक सजेशन ये रहेगा कि ये मत सोचना कि मैं जॉब करते करते, कुछ काम करते करते मैं पढ़ लूंगी, पढ़ लूंगा, कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है वो। क्योंकि एक फ्लो चाहिए रहता है, और एक को जगह चाहिए रहती है कि हाँ बैठ के, हाँ बस प्रिपेयर ही करना है, एक क्लैरिटी माइंड में होना चाहिए। हाँ मुझे बस प्रिपेयर ही करना है और बैठ के पढ़ना ही है, तो ही वो पढ़ पाते हैं। चाहे वो दिन में तुम ऐसे 5 घंटे पढ़ो, चाहे दिन में 10 घंटे पढ़ो, बट सिर्फ प्रिपेयर ही करना, जिसको सही में करना ही है मास्टर्स। क्योंकि बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आता है, सीट नहीं मिलता है, और अगर वही सेम वापस से जॉब करो, उस लूप में फंस जाते हैं। ऐसा होता है कि जॉब करो, प्रिपेयर करो, फिर नीट पीजी दो, फिर 1 साल बाद फिर 1 साल का वेट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा टाइम भी जाता है, और अल्टीमेटली कुछ फ्रूटफुल नहीं रहता है मेरे हाँ हिसाब से। वो सही। मनी आएगा, 40 50 1 लाख भी अगर कमा रहे हो, पैसे आएंगे कुछ टाइम में चलेंगे, वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। फ्रूटफुल एक ही चीज है इस टाइम पे कि नीट पीजी में तुम अच्छा रैंक लाओ, जो भी तुम्हारा डिजायर्ड ब्रांच है वो ज्वाइन करो, वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा हम्म। ऐसा। हाँ नहीं, अगर पढ़ना ही है और एग्जाम देना ही है तो अच्छे से ही तो उसको कि हाँ बस एक ही एग्जाम के लिए फोकस हाँ रहना है। वही है। होता है पर डिस्ट्रैक्शन सही आते बात हैं, है। और लाइफ आ बाकी जाती स्ट्रेटेजी है। मेरे हिसाब से सही बात है, वो स्ट्रेटेजी तुम्हारे हिसाब डिस्ट्रैक्शंस नहीं से। आने चाहिए बीच में। हम्म। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं, एकदम सिंपल रखो कि फर्स्ट ट्रेडिंग के लिए तुम्हें अगर 10 में से 6 महीने लेना है, फर्स्ट ट्रेडिंग के लिए वापस से 6 महीने लो। जैसे तुमने जीरो से स्टार्ट किया था वैसे प्रिपेयर करो, बेस क्लियर रखो। बाकी 4 महीने में तो अगर फर्स्ट ट्रेडिंग तुमने डिसेंट एकदम अच्छा किया है, तो 4 महीने में तुम 3 बार सारा रिवाइज कर सकते हो, अगर फर्स्ट ट्रेडिंग गुड है, एकदम अच्छा है तो। हाँ वही बेसिक्स और फर्स्ट रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। और ये ऑप्शन नहीं रखना है कि ये सब्जेक्ट छोड़ दूंगा, ये नहीं करूंगा, ये रैपिड हाँ से बिल्कुल करूंगा। भी नहीं। अभी 10 में, अभी 10 महीने का टाइम में बहुत ज्यादा टाइम होता है, सब सब्जेक्ट मेन से कर सकते हैं अगर पढ़ना ही है तो ऐसा। मतलब ऐसा होता है ना कि एफएमजी में ऐसा होता है फिर भी चलो तुम सब्जेक्ट छोड़ के चले गए, तुम्हें सिर्फ 150 नंबर लाने हैं। हम्म, इसमें ऐसा है कि तुम ना सब्जेक्ट हाँ, छोड़ सकते हो ना कुछ टॉपिक छोड़ सकते हो, मतलब कुछ मैं टॉपिक्स टॉपिक तो छोड़ ऐसे कि सकता। तुमको वो आने ही चाहिए, क्योंकि सीरियसली बहुत गंदा कंपटीशन है इस पॉइंट पे। बहुत ज्यादा। मतलब सही लोग बात सोचते है। हैं ना कि टॉपिक छोड़ दो बट तुम वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, काइंड ऑफ ऐसा लगता है कभी कभी। मैं, हाँ, हम्म। और एक अ, क्वेश्चन छोड़ना है वैसा हो गया कि 5 मार्क्स माइनस होता है, और एक क्वेश्चन सही हाँ करना 4 ही प्लस। तो इसके लिए छोड़ना बहुत ज्यादा वो पड़ता है,
कि वही, और भाई लाइक बहुत ज्यादा माइनस हो जाएंगे। हाँ, कि तुमको एटलीस्ट 200 में से 180 क्वेश्चंस तो करने ही है, अगर तुमको एक अच्छी रैंक चाहिए। तो लिटरली तुमको 180 यस। क्वेश्चंस करने, उसमें से तुम्हारे 20-30 गलत भी हो जाएंगे, तब भी जैसे तुमने बोला कि 160 तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वही वाली बात हो जाती है कि 180 तो तुमको करनी ही है। तो तुम करने सोचो कि ही। 20 क्वेश्चन तो वैसे भी टफ डालेंगे, तो तुम लिटरली कुछ नहीं छोड़ हाँ सकते। सही बात है। वैसे तुम्हारे कितने सही हुए थे, मतलब उसमें मार्क्स में? वन 159 159 सही हुए, 160 में एक कम रह गया। क्वेश्चंस करे थे। हाँ एक कम रह गया था। उस एक की हाँ। वजह से आई गेस मेरा रैंक, वो एक क्वेश्चन की वजह से मेरा रैंक ड्रॉप हुआ है। कुछ नहीं तो भी 1000 रैंक ड्रॉप हुआ है मेरा, एक क्वेश्चन की वजह से, इतना ज्यादा क्लस्टर रहता है। उस पॉइंट पे भी तुमने वैसे कितने अटेम्प्ट किए थे? क्योंकि मैंने 195 आई गेस 195 96 मैंने अटेम्प्ट किए थे। हम्म। मेरा मतलब जो पहले से ही कोई भी एग्जाम में वैसे रहता है हाँ, कि इट्स आर या पार, अगर होगा तो सभी सही, छोड़ के आना मुझे वो नहीं लगता कि यार अटेम्प्ट ही नहीं किया। मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसमें है कि अगर सही हो गया तो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। हाँ, वो रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना, नहीं तो बिना रिस्क के तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो। सही में। हम्म। तुम इतना पढ़े फिर भी जाके तुम्हें मतलब इतना लगा कि तुम 195 करो, वो भी मतलब बहुत बड़ी बात है, मतलब इतना इजी नहीं होता है वो रिस्क लेना, सीरियसली। वो एग्जाम डे पे वहां पे कंप्यूटर के सामने हाँ। बैठ के वो सब दिमाग में आता है कि अगर एक गलत हो गया, मैं ये सोच रहा हूँ इसके बदले ये हम्म। हुआ तो 5 चले आएंगे। वो सब बहुत हम्म। सारे थॉट्स आते हैं उस टाइम पे। और वो स्लॉट वाला सीन भी ना तुमको देखना पड़ता है कि मैं अभी एक ही अफोर्ड कर सकता, तब जाके मैं लास्ट तक सिर्फ 5 छोड़ूंगा, लाइक हाँ मैं ज्यादा तुम 5। छोड़ ही नहीं सकते, मतलब तुमने हर स्लॉट में मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ही छोड़ा बस, अगर छोड़ा भी है तो। हम्म। नहीं तो एक भी नहीं हाँ छोड़ा। एक तो भी वो नहीं स्लॉट छोड़ा। वाले में थोड़ा बहुत ज्यादा ना ऐसा लगता है कि डॉक्टर से ज्यादा मैथ्स लगानी पड़ रही है वहां पे। हाँ वो तो करना ही पड़ता है। हाँ, उस पॉइंट पे लगता है कि एग्जाम सिर्फ मतलब हमारी नॉलेज का नहीं है, एग्जाम हमारी स्ट्रेटेजी और किस उस पॉइंट पे हम स्ट्रेटेजी क्या का है। करते हैं वो 3 घंटे में, सीरियसली बहुत सारी हाँ चीजें हैं। वही अटमोस्ट इम्पोर्टेंट पे वो 3 घंटे ही रहते हैं कि वहां पे हम्म। तुमने कितना दिमाग लगाया। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि अगर तुमने नहीं भी पढ़ा हो टॉपिक तो उनके ऑप्शंस ऐसे रहते हैं कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के तुम 2 क्वेश्चन तो रूल हम्म। आउट कर ही सकते हो। हम्म। ऐसा है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा रहता है, तो उस टाइम पे एकदम, इसीलिए मेरा मानना है कि एकदम अगर रिलैक्स रहता है तो वो 2 क्वेश्चन जो हमें रूल आउट करना है वो इजी हो जाता है हमारे लिए हाँ, ओवर एग्जाम डे पे थिंक ये। नहीं कर सकते उस टाइम पे। हाँ ओवर थिंक नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू यूटिलाइज टाइम इफेक्टिवली, मतलब फॉर वाइल लिविंग अब्रॉड फॉर एमबीबीएस, और फिर एफएमजी के लिए भी पढ़ना 200 प्लस मार्क्स के लिए, ठीक है, ये किसी का क्वेश्चन था। 200 प्लस आई गेस, अगर तुम डिसेंटली डेली अगर 1 1.5 घंटा 2 घंटा भी पढ़ रहे हो, या फिर एक टॉपिक भी तुम डेली पढ़ रहे हो, अपने 3rd ईयर 4th ईयर से स्टार्ट कर लो। हम्म। 6th ईयर आते आते तुम डेली एक टॉपिक पढ़ रहे हो सिंसियरली कि हाँ नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे उसमें कुछ नॉलेज गेन करना है, अगर तुम उतना करते आ रहे हो तो फिर 200 तो बहुत इजी है लाना एफएमजी में, मेरे अकॉर्डिंग। हाँ। क्योंकि आई गेस 300 में से कुछ नहीं तो 120 तो ऐसे क्वेश्चंस रहते ही है कि वो लोग खुद चाहते हैं कि तुम उतने 120 तो सही कर दो। उसके ऊपर जो 30 40 मार्क्स के लिए ही पढ़ना होता है लोगों को। और एक हम्म। स्ट्रेटेजी ऐसा बना सकते हैं कि जैसे मोस्ट ऑफ कंट्रीज में सैटरडे संडे ऑफ रहता है, या तो तुम ऐसा डिवाइड कर दो 5:2 कि 5 दिन मुझे थोड़ा थोड़ा 2 घंटे पढ़ना है, सैटरडे संडे मुझे पूरा चिल करना है, कुछ नहीं करना है, बाहर घूमने आना है, मजे मस्ती पार्टी करना है, सब करना है, वो करो। और मेरे हिसाब से वो करना भी चाहिए क्योंकि वो हाँ, ज्यादा ऑब्वियसली। इंपॉर्टेंट है। एक हाँ एक बार एमबीबीएस खत्म हुआ उसके बाद कुछ नहीं बचता तुम्हारे पास, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, बस इतना ही काम बचता है। तो इसके लिए सीरियसली। एमबीबीएस लाइफ में अब्रॉड रह के जितना एंजॉय करना है उतना एंजॉय कर लो। ऐसा छोड़ एंजॉयमेंट को छोड़ नहीं सकते। हाँ, वो भी ऐसा। एक लाइफ है, वो वापस नहीं आएगी, लाइक हम भी कितना मिस करते हैं हाँ वो यूक्रेन को वापस नहीं कि आएंगे। सीरियसली सही बात है। वो सब चीजें कभी भी वापस नहीं आएंगी, सो पढ़ाई भी करो, वो सब भी करो, और ऑब्वियसली लास्ट के 2-3 महीने मिलेंगे उसमें अच्छे से पढ़ना, और क्या, बस। हाँ जैसे डिग्री अपने के तो बाद फिर भी। भी इतना, अपना अपना ग्रुप तो फिर भी काफी बाहर घूमने आता, सब करता था, उसके बाद भी अभी हमें ऐसा लगता है कि यार हमने अभी ये नहीं किया वो नहीं किया। हाँ। तो और घूमना और एंजॉयमेंट उतने ही प्रायोरिटी पे रखना जितना कि पढ़ाई को रखना है, मेरा ये मानना है एमबीबीएस तक तो। हाँ, और हमने जब तक पढ़ाई तुम भी की, कॉलेज में हो। ऐसा नहीं कि हमारे ग्रुप ने पढ़ाई नहीं हाँ की, ऑलमोस्ट अभी पीजी में देखे तो
मतलब जिन्होंने भी ऑलमोस्ट एग्जाम दिया है, ऑलमोस्ट सब जने ले ही रहे हैं काउंसलिंग में कुछ ना कुछ सीट। सो हाँ, बहुत बड़ा सभी जने ले अचीवमेंट रहे। लगता है मुझे मुझे मैं बहुत प्राउड हूँ सबको लेके, तुमको और सब चीजों हाँ को लेके। ऐसा लगता है कि कर लिया हमने, लाइक गिव अप नहीं किया। और ऐसा नहीं था कि हमने छोड़ दिया, हाँ हमने पढ़ाई भी की। अभी भी ऐसा नहीं था कि हमने एंजॉय नहीं किया हो, इंटर्नशिप में भी सबने अच्छा खासा एंजॉय भी किया होगा, पढ़ाई भी की उसके बाद हाँ, भी। सबने किया। तो वही सही चीजें यार बस। एक वो बैलेंस बैलेंस बना के चला था अपने, वो है। मतलब सबने एक दूसरे को सपोर्ट करा था, ऐसा नहीं था कि कंपटीशन था। सबने मतलब ऐसे कभी भी नहीं फील हुआ कि नहीं तुम मुझे नहीं बता रहे क्योंकि तुम्हें लगता है मैं हाँ कंपटीशन हूँ या मैं तुमको नहीं हाँ, बता रही क्योंकि मुझे लगता है नहीं तुम्हें ज्यादा आ जाएगा ऐसा कभी भी नहीं था। कंपटीशन। हाँ, वो एक हमारे ग्रुप का, वो उसको कोई कुछ भी बोले कि बड़ाई कर रहे कुछ भी, बट वो अपने ग्रुप का एक बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट था कि कोई किसी की टांग नहीं खींचता था। एज अ हम्म। ग्रुप हमेशा साथ में थे कि हाँ, अगर मेरा हो रहा है तो उसका भी होना चाहिए, उसका हो रहा है तो उसका भी होना चाहिए, कोई लेफ्ट आउट ना रहे उसमें। वो था। हाँ वो बहुत अच्छी चीज है। वो यही बात है कि हाँ पढ़ाई भी करो, फ्रेंड्स बनाओ, एंजॉय करो, बस और क्या। एंजॉय करो, बिकॉज वही लाइफ है मेरा। पर्सनली मेरा ये, अब मुझसे कोई पूछता है कि एमबीबीएस कर लो, ये कर लो, मैं सबको साफ मना कर देता हूँ, नहीं। एक सेकंड थॉट भी मेरे दिमाग में नहीं आता है कि अगर इंडिया में रह के करना है तो ना, मत करो। उससे हम्म। अच्छा तुम 30-40 हजार, 15-20 हजार की भी नौकरी करके एटलीस्ट जो तुम्हारा अच्छा पीरियड ऑफ लाइफ है, फर्स्ट 30 इयर्स, वो तुम एंजॉय कर लोगे। अगर एमबीबीएस में आए तो फर्स्ट 30 इयर्स तो तुम्हारा वेस्ट ही है, उसके बाद तो फिर सभी को सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, सभी का सेम लाइफ साइकिल चलने लगता है। तो इसीलिए मैं सीरियसली सबको मना ही करता हूँ। वही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, किसी की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, सब यही सब हम्म, लाइफ हो जाती है बस। उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है यही, सीरियसली। और कुछ नहीं जितने हम बचता है। पैसे कमा रहे हैं इतना अपना मेंटल मतलब अपने आप इमोशनली मेंटली अपने फिजिकली इतना इन्वेस्ट किया इस डिग्री में, और उसके अलावा इन्वेस्ट हम किया, पैसे कहाँ कमा रहे हैं? कुछ कमा नहीं रहे अभी तो अब कुछ नहीं। वही एग्जैक्टली, सबको बाहर से बहुत ग्लोरीफाइड लगता है कि हाँ यार, बिना डॉक्टर अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे, बनाते होंगे। अभी हम क्या कमा रहे हैं? मैं तो जीरो, कुछ नहीं कमा रहा हूँ मेरे घर मैंने में। भी नहीं मैं मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हूँ अभी तक। मैं भी वही। मम्मी पापा से पैसे लेती। मैंने तो अभी भी बोला कि मम्मी नीट पीजी में भी मेरा हो जाएगा काउंसलिंग में, पर 1-2 महीने पैसे नहीं मिलेंगे तो आप देते रहना 1-2 महीने तो वही तो, बहुत ही मतलब इंडिया में एक तो बहुत ही ज्यादा खराब हालत है, हेल्थ सिस्टम का ही पूरा खराब हालत है। बहुत सही चीज है। क्या क्या बोले, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है कि अभी तुम्हारे क्या प्लान्स है, मतलब नीट पीजी काउंसलिंग लाइफ वगैरह को लेके इन जनरल। नीट पीजी काउंसलिंग के चक्कर में तो सब कुछ अटका पड़ा है, कुछ प्लान्स नहीं कर पा रहा है। जैसे हमने बिल्कुल स्टेट सही का बोले। अभी अप्लाई किया तो जनरली स्टेट के बाद ऐसा होता है कि हाँ भाई, 15-20 दिन में मेरिट लिस्ट आ जाती है, देन। बट अभी तो हमें लगभग 2 महीने होना है, कुछ काउंसलिंग भी नहीं चालू हुई। अभी चालू हुआ तो पोस्टपोनमेंट का आ गया। तो ऐसा ही है कि कुछ कर भी नहीं सकते, अटके हुए हो तुम। हाँ कुछ कहीं नहीं जा भी नहीं सकते चलता। लिटरली। सोचती हूँ कहीं घूमने जाऊं, फिर सोचती हाँ, हूँ अगले दिन काउंसलिंग के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा, कहाँ जाऊं घूमने, कुछ पता ही नहीं चलता अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा है, इस वजह से। कुछ कर नहीं सकते यार, क्या करिए। नीट पीजी का तो बहुत गंदा हाल है। और हम्म, उसके अलावा नीट पीजी के अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं। फिलहाल तो कुछ भी नहीं। फिलहाल यही सोचा है कि घर पे रहना है अभी, जब जितने साल जितना टाइम मतलब फैमिली के साथ रह लो, हाँ वो घर पे रहना। हाँ नहीं क्योंकि उस चीज अभी को बहुत अल्टीमेटली वैल्यू 3 साल करते हैं। हाँ ये फैमिली टाइम बहुत मैं वैल्यू कर पर्सनली रहे तो हैं बहुत अभी ज्यादा हम। वैल्यू करता हूँ कि घर पे रहना, फैमिली के साथ रहना। हाँ नहीं सही बात है, क्योंकि क्योंकि पता नहीं चलता। हमने 12th के बाद 6 साल सीधा यूक्रेन चले गए, फिर इंटर्नशिप में बाहर थे, फिर अभी 3 साल हम्म फिर जाना है। उसके हम्म। बाद कुछ है नहीं, इस वजह से। नहीं सही में, क्योंकि रियलाइज होता है एट द एंड ऑफ द डे कि कुछ मैटर नहीं करता एज लॉन्ग एज कि तुम अपनी फैमिली के साथ हो, वो खुश हैं और उनको भी अच्छा लगता है हम घर पे रहते हैं तो बस। और क्या, उनको कोई दिक्कत नहीं है कि हम घर पे हैं तो बस। बढ़िया, बहुत सही प्रिविलेज्ड है बात हम है। कि उनको चलता है कि हम नहीं हाँ, कमा रहे हैं, उनके पैसों पे आराम से घर पे बैठे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। बहुत प्रिविलेज्ड है हम उस चीज में। ये बात तो है। बहुत से लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उस चीज की वैल्यू है बहुत ज्यादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवाइस फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स, लाइक क्या एडवाइस दोगे तुम उनको कि अभी उनको क्या करना चाहिए इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे कहीं पे भी हो, जो मेरे हिसाब से जो मेरे 3 बेसिस है: कंसिस्टेंसी, अपना जो पढ़ रहे हो उसका बेस क्लियर रखो, और कंसिस्टेंट रहो। फिलहाल के लिए तो ये दो चीज ही रखो। हम्म कंसिस्टेंसी उतना वो तभी आएगी जब तुम कुछ रियलिस्टिक गोल रखोगे कि हाँ भाई, मैं कॉलेज के साथ, मेरे जॉब के साथ, या किसी के भी साथ मैं दिन में 1-1.5 घंटा पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, वो करना है मुझे, तो ही वो कंसिस्टेंट रह पाएंगे। अगर कोई ये सोचे कि कॉलेज के बाद आके मैं सीधा 6 घंटे
पढ़ने बैठ जाऊंगी, फिर कल भी ऐसे ही करूंगी। तो वो मैक्स टू मैक्स तुम 3 दिन 4 दिन करोगे, 5वें दिन बस यार कितना पढ़ूं मैं, वो एक फटीग हो जाता है। हम्म। तो अभी अम, फिलहाल एकदम सिंपल रखो चीजें, जितना अच्छा, सिंपल उतना अच्छा रहेगा। मुझे एक और क्वेश्चन आया, ये एक्स्ट्रा है, मैंने नहीं लिखा था ना लिस्ट में। कि लाइक होता है कि जो जर्नी होती है हमारी नीट पीजी की, मतलब बहुत इमोशनली मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाती है। लाइक हमको ऐसा लगता है ना कि दूसरे लोग लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि हम स्टक है एक फेज में। तो क्या तुम्हें भी वैसी फीलिंग आती थी, और अगर आती थी तो तुम उस चीज को लाइक मूव ऑन कर, उस चीज को हटा के पढ़ाई पे कैसे ध्यान देते थे? लाइक मैंने बहुत स्ट्रगल किया हाँ वो पर्सनली। तो और मेरे साथ शगुन और अर्पिता थे, वो तो वो भी हेल्प करते थे ऑब्वियसली, वो भी सेम चीज से गुजर रहे थे, तो उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे कि हाँ नहीं, थोड़े से टाइम की बात है, थोड़े से टाइम की बात है। तो तुम कैसे वो करते थे मैनेज, और किसने हेल्प की तुमको ऐसा? हेल्प, जैसा कि अपना ग्रुप में सभी का ऐसे, जैसे तुम्हारे साथ अनुष्का अर्पिता थे, तो हमारे साथ जैसे हमारा बॉयज का एक छोटा सा ग्रुप था, मैं मोहम्मद मीर, हम कभी कभार बात करते थे, तो उसमें यही सब बातें चलती थी कि यार ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, सेटल हो गया है, अपना क्या होगा। तो हमारे ग्रुप में कोई कभी ऐसा नहीं बोलता था कि अरे यार बात सही है। सबका यही था कि अरे कोई नहीं पढ़ रहा है ना, इस बार का नीट पीजी तो देना है, हो ही जाएगा, सबका ही हो जाएगा, जैसा कि इस बार हो ही गया सबका। तो एक वो हाँ। मोटिवेशन था सभी के पास कि हाँ नीट पीजी दे रहा, अपना हो ही जाएगा। उसके सामने एक जो मतलब गोल था कि भाई फर्स्ट डे ऑफ एमबीबीएस में जब ज्वाइन किए थे कि कभी एमडी मेडिसिन बन के निकलेंगे, तो वाला रिजल्ट बार बार ऐसा हाईलाइट कराते थे। जैसे मोहम्मद भी मेरे को बोलता था, अबे पढ़ लो, 6 महीने तो पढ़ना है, 6 महीने पढ़ने के बाद फिर एमडी मेडिसिन करोगे ना। कुणाल हम्म। भाई को देखते थे ना, वो कैसे मतलब एक रेसिडेंट थे, उनको देखते थे ना वो कैसे करते थे, वो तुम्हें भी करने मिलेगा। हाँ, तो ऐसा एक मोटिवेशन फ्रेंड्स से आता रहता था, फैमिली से के थ्रू भी आता रहता था कि कोई नहीं, मम्मी घर पे मम्मी पापा सभी यही बोलते हैं, कोई नहीं आप 6 महीना और करना है, फिर तो हो जाएगा ना, करो करो। हाँ एक नहीं, वो तो मोटिवेशन है ही। हमेशा साथ में था, इन फॉर्म और ऑफ वो, फ्रेंड्स एंड फैमिली। हाँ वही था कि हाँ तुमको थोड़े से टाइम की बात है, कर लो, तुम कर लोगे, वही सारा। मतलब घर वाले भी यही बोलते थे सेम चीज कि हाँ कोई ना, थोड़े से टाइम की बात है, थोड़े से टाइम की बात है, अब चूज किया है तो कर लो अच्छे से। कर वही होता लो। था। ओके, तो अब हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हम खत्म करते हैं, बट हाँ, इसके अलावा तुम और भी कोई चीज हमारी ऑडियंस को बोलना चाहते हो अपनी तरफ से? सभी के लिए वही कि एक बार फील्ड में घुस गए हो, तो अगर मन ना करे या करे, अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं करे तो भी अब ऐसा एक ट्रैप में तुम समझ लो अपने आप को कि फंस गए हो, कि वो तुम्हें हंसते खेलते हार्ड वर्क करके निकालना ही है। हम्म। तो अब गिव अप करने का किसी के पास टाइम नहीं है। अपने तरफ से छोटी छोटी कोशिशें हर टाइम करते रहो, तो अल्टीमेटली एक जो तुम्हें फ्रूट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो वर्थ इट लगेगा तुम्हें। चाहे तुम्हें इंडिया में प्रैक्टिस करना हो, चाहे अब्रॉड जाके प्रैक्टिस करना हो, वो जो एंड में जो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा वो बहुत सेटिस्फाइंग रहेगा। जैसे मेरे लिए पर्सनली वो था कि मुझे बहुत सारे पेशेंट्स देखने हैं, पेशेंट्स को मुझे ट्रीट करना है, तो इसीलिए मेरा प्लान था कि मैं इंडिया में रहूं। इसलिए मैंने नीट पीजी दिया, तो आज नीट पीजी होने के बाद मुझे उम्मीद है कि हाँ वो चीज मैं कर पाऊंगा, तो अभी मैं हम्म। सेटिस्फाइड हूँ मेरे से। भले मैंने 10 साल 12 साल मैंने भी सेम प्रोसेस के थ्रू, सेम स्ट्रगल के थ्रू गया, बट वो आज रिजल्ट आएगा 1 महीने में, 2 महीने में। वैसे तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में भी वो फ्रूट आएगा, तुम्हें भी वो रिजल्ट मिलेगा ही। तो वो सोच के कंटिन्यू रहना, छोड़ना मत ऐसा कि नहीं यार अब नहीं हो रहा। वो हम्म। फीलिंग नहीं आनी चाहिए कभी। हाँ मतलब वो फीलिंग आती तो है, बट वही हमें मूव ऑन करना पड़ता है, अपने आप को बोलना पड़ता है, और लाइक अपने आप से भी हाँ, मोटिवेशन वो लाना पड़ता है कि नहीं यार करना पड़ेगा, लाइक गिव अप नहीं कर सकते। और ना पड़ेगा। वही कि अब किया है तो थोड़ा सा और, थोड़ा सा टाइम और ऐसे ऐसे करके बोल सकते हैं, एक दिन और, एक थोड़ा दिन सा और करके। एक दिन और। हाँ, यार सही में 2016 से, हाँ सीरियसली ऑलमोस्ट 10 साल हो जाएंगे हमें रेसिडेंसी में, स्टार्ट 2016 करेंगे से तो। 10 साल हो जाएंगे। um, कोई ना, बहुत अच्छी जर्नी थी, लाइक कोई भी रिग्रेट नहीं है, सो नाइस। हाँ वो है, रिग्रेट कुछ भी नहीं है। थैंक यू संकेत, थैंक यू डॉक्टर संकेत, लाइक दिस वीडियो के लिए और अपना टाइम निकालने के लिए। एंड सीरियसली आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू कि हाँ हम फ्रेंड्स हैं, और तुमने इतना अच्छा रैंक लिया। लाइक तुमको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, बट सीरियसली कहूंगी, मतलब ऑब्वियसली हमने भी एग्जाम दिया इसलिए बोलूंगी कि बहुत अच्छा रैंक है, और तुम सीरियसली डिजर्व करते हो, इससे ज्यादा अच्छा भी डिजर्व करते हो, बट ये सीरियसली बहुत अच्छा रैंक है। और आई होप तुम जो भी चाहते हो थैंक तुमको यू। सब कुछ मिले, सीरियसली। वो अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में सभी को मिल जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। हाँ ऑब्वियसली। सबको ही यस। मिल जाए और सब अच्छे डॉक्टर सही बनेंगे, आई एम बात। श्योर, जो भी उनकी फील्ड होगी।
लाइक मुझे पक्का पता है कि कैसे भी डॉक्टर होंगे बट वो बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे जिस भी फील्ड में बनेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी डॉक्टर अनुष्का। थैंक यू यार। मिलते हैं फिर जल्दी। जरूर जरूर, अब देखते कब टाइम मिलता है, बट होप सो कि मिले। हाँ, घूमने का प्लान बनाएंगे। हाँ, जरूर। वही। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ओके, बाय। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय।